इन पर अभी डॉक्टर साहब, भाई साहब विष्णु जी और मैं अपने अपने विचार रखेंगे। आप सब पहले मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा कि वो इसका उद्देश्य है, यात्रा क्यों की जा रही है, यात्रा में क्या क्या होगा, इसकी आवश्यकता क्यों हुई, इन पर अपने विचार रखेंगे। और उसके बाद आप जैसा आपको उचित लगे, उपयुक्त लगे, कार्यक्रम के हिसाब से अपने प्रश्न करेंगे। मंच आपको उनके समाधान के लिए जो भी उचित जवाब होंगे वो आपको देंगे। यहाँ का प्रमुख व्यवसाय खेती है और मैं एक किसान परिवार से आता हूँ। अगर नहीं होगी सिंचाई तो कहाँ से आएगी दवाई, कहाँ से होगी कमाई। हमारे श्री माधोपुर क्षेत्र में लगभग 1300 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र आता है। ये 1300 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र लगभग पूर्ण रूप से अपन ये माने कि 80% हिस्सा इसका खेती योग्य है। 1 स्क्वायर किलोमीटर में 400 बीघा होती है। इस प्रकार अगर इसको गुणा करें तो श्री माधोपुर में लगभग 52,000 बीघा कृषि योग्य भूमि है। आप सब लोग जो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं सब ये जानते हैं कि 1 बीघा अगर सिंचित भूमि है, नहरी भूमि है, तो उसमें एक किसान साल भर में यदि उन्नत खेती करे तो लगभग 1 लाख रुपए बीघा के, और अगर परंपरागत खेती करे तो 20,000 रुपये बीघा के न्यूनतम कमा सकता है। इस हिसाब से हम देखें तो अगर श्री माधोपुर में किसानी बंद हो जाएगी तो श्री माधोपुर का जो नुकसान है श्री माधोपुर क्षेत्र का, वो 20,000 रुपये के हिसाब से देखें तो 50,000 बीघा को, 52,000 बीघा को हम 20,000 से गुना करें तो लगभग 1,000 करोड़ रुपए का होता है। ये मतलब यहाँ के किसान हर साल 1,000 करोड़ रुपए नुकसान में जा रहे हैं, सिर्फ इस तहसील इस विधानसभा क्षेत्र अजीतगढ़ और श्री माधोपुर तहसील दोनों को मिला के। और अगर 1 लाख रुपए के हिसाब से देखें तब ये राशि 5,000 करोड़ होती है। और सिंचाई और पेयजल के लिए जो नहरी योजनाएं हैं, अगर उनकी बात करें तो जो कुंभाराम लिफ्ट परियोजना की जो डीपीआर बनी थी वो मात्र 3,000 करोड़ की थी। तो आपको ये देखने सुनने से ऐसा लगता है कि नहर आएगी तो क्या पता खर्चा कहाँ से आएगा, लेकिन उतना तो श्री माधोपुर 2-3 साल में कमा के दे देगा। और जहाँ से नहर जिस क्षेत्र से होते हुए आएगी उस एरिया के लोगों को किसानी और करनी और फ़ायदा होगा। जैसे मान लो नहर आती है, कुंभाराम लिफ्ट योजना आती है उधर से बीकानेर की तरफ से, तो वहाँ के किसान भी रास्ते में सीकर भी पड़ता है, लक्ष्मणगढ़ भी पड़ता है, फतेहपुर भी पड़ता है, दातारामगढ़ भी पड़ता है, चुरू के इससे पड़ते हैं। वहाँ की खेती और किसानी से वहाँ के किसानों को आय अलग होगी। तो इतना हमें लाभ होगा। यहाँ के लोग पलायन को जो मजबूर हैं, मेरी ढाणी आज जो पहले 20 साल पहले लोगों से भरी रहती थी आज वो खाली हो गई, ज़मीन बंजर हो गई। तो वहाँ के करोड़ों की ज़मीन, करोड़ों के मकान लोगों के किसी काम नहीं आ रहे, और वो लोग दूसरी जगह जाके बेरोज़गार हैं, सस्ती मजदूरी कर रहे हैं। जो यहाँ के समृद्ध किसान हो सकते थे वो दूसरी जगह जाके या तो रिक्शा चलाते हैं या फिर फल या सब्जी का ठेला लगाते हैं या फिर गन्ने का ठेला लगाते हैं। और क्या करें, किसान को, अनपढ़ आदमी को और क्या काम आए, या मजदूरी करते हैं। तो सरकारों को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए। और यहाँ से पूर्व की तरफ शाहपुरा और विराटनगर है जहाँ पे ERCP योजना आ रही है। यहाँ से दक्षिण दिशा में चोमू और बाकी जयपुर ज़िले में जो है बिसलपुर का पानी आ गया पीने का। नागौर और बाकी जो एरिया में भी बिसलपुर का पानी पहुँच चुका है पेयजल के रूप में। पश्चिम में इंदिरा गांधी नहर आ गई है, जिस बीकानेर
जैसलमेर को हम ये सोचते थे कि वहाँ पे तो सिर्फ टीबे हैं। हमारे यहाँ के मेरे खुद के चाचा जी वहाँ पे बटाई पे खेत लेके मूंगफली उगा रहे हैं, बीकानेर के टीबों के अंदर, जहाँ पे लोग एक फसल ही करते थे। और जो हमारे यहाँ मूंगफलियाँ होती थी वो खेत बंजर पड़े हैं। क्यों? क्योंकि पानी नहीं है। उत्तर में यमुना जल जो है वो नांगल चौधरी तक आ चुका है, नीम का थाना से 10 किलोमीटर दूर हो चुका है। जब हमारे चारों तरफ नहर आ चुकी है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? हमारे यहाँ इसलिए नहीं क्योंकि हमने कभी मांग ही नहीं उठाई। तो हम ये चाहते हैं कि ये मांग सरकारों तक पहुँचें। इसके लिए हम हर गांव ढाणी ढाणी जाएंगे। हमारे साथ जो लोग हैं वो पर्यावरण संरक्षण का भी बताएंगे कि जो पानी हमारे पास बचा हुआ है वो कैसे और लंबे समय तक चले। जो वर्षा जल है उसको हम कैसे सहेजें, जो हमारे पुराने कुएं बावड़ी हैं उनमें कैसे पानी रिचार्ज करें। ये जल संरक्षण की बात भी हम किसानों को, लोगों को बताएंगे, ताकि जो भूमि में वर्तमान में जितना पानी बचा है वो हमें लंबे समय तक कैसे हमारे काम आए। एक तो बात हम ये जल यात्रा से बताने वाले हैं। दूसरा, हम हर व्यक्ति से संकल्प पत्र बनाएंगे और संकल्प पत्र के माध्यम से हम सरकारों को ये अवगत कराएंगे कि यहाँ के जन सामान्य का प्रमुख मुद्दा पानी की कमी है, पेयजल की कमी है, सिंचाई के लिए जल की कमी है। तो हम पे ध्यान दे सरकार। हम प्रजा हैं, वो राजा हैं। प्रजा की डिमांड ये है, प्रजा की मांग ये है कि यहाँ पे पानी लाएं, और सरकारें चाहें तो ला सकती हैं। दूसरी बात, जो हम पानी का वेस्टेज करते हैं नहाने में और दूसरे चीज़ों में, उनमें और साथ में उन्नत खेती कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम जल यात्रा के दौरान बताएंगे। इस बात को, मानव सभ्यता जहाँ डेवलप हुई है वो सिर्फ पानी के पास ही डेवलप हुई है। जहाँ जहाँ मानव सभ्यता, जहाँ जहाँ मानव पैदा हुआ, जहाँ जहाँ रहा, जो अपनी सभ्यता पैदा हुई हैं, वो पानी के किनारे किनारे सब सभ्यताएँ डेवलप हुई हैं। क्योंकि पानी मानव का अति आवश्यक एक वो चीज़ है जिसके बिना आदमी रह नहीं सकता, कोई काम हो नहीं सकता उसका। खैर, सभ्यताएं तो बदल गई, सब आ गए, हम आज डेवलप हो गए, अब विकसित हो गए, खूब हमारे सभ्य हो गए। अब इस सभ्यता ने क्या किया कि इस पानी का इतना दुरुपयोग कर दिया कि अवांछनीय रूप से इसका दोहन हो रहा है। बरसात कम हो गई, एनवायरनमेंट के बारे में कोई सोचता नहीं, चेतना नहीं है। हिंदुस्तान, भारत एक ऐसा देश है जहाँ अभी भी लोग अवेयरनेस कम रखते हैं लोग। हालांकि अभी इस ज़माने में आकर के बहुत समझने लगे हैं लोग, लेकिन फिर भी आज जो समस्या, ज्वलंत समस्या है, वो जल की इतनी समस्या है कि आज पीने का पानी नहीं है, खेतियाँ बंजर हो रही हैं। लोग यहाँ तक ये नौबत आ जाएगी, अगर खेतियाँ नहीं होगी तो लोग खेती करने के तरीके भूल जाएंगे। आने वाली पीढ़ी ये सोचेगी नहीं कि मूंगफली उगाई जाती है या बोई जाती है या आर्टिफिशियल पैदा की जाती है। इस तरह से सारा जल नहीं होने से सारा समाज विकृत हो जाएगा। सारा कृषि प्रधान देश होने की वजह से सारा सिस्टम हमारा भारतवर्ष का जल से चलता है। और उसमें भी फिर श्रीमाधोपुर तहसील तो डार्क जोन है। डार्क जोन होने के बावजूद श्रीमाधोपुर में अति दोहन पानी का इस तरह से बेखौफ हो रहा है, जिसके लिए कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। सरकारें सोचती नहीं, आंदोलन होते हैं, उनको बदनाम कर दिए जाते हैं, उनके बारे में कोई सोचता नहीं। इसका ज्वलंत उदाहरण बताता हूँ, हमारे अजीतगढ़ में एग्रोबाइटेक है, तो इतना दोहन कर रही है कि हमारे गांव में कम से कम पीने के पानी की समस्या नहीं आती। जो आज जो समस्या आ रही है, नल सब खाली पड़े हुए हैं। रोज़ PWD वालों से झगड़े होते हैं, PhD वालों से झगड़े होते हैं। रोज़ उनसे मांग की जाती है कि हमारे पास जल नहीं है। औरतें आंदोलन करती हैं, मटके फोड़ती हैं। तो जब पीने का पानी ही नहीं है तो खेती तो होने की कोई मतलब ही नहीं होता। तो इस तरह से दोहन को रोका जाए। और फिर बरसात होना तो प्रकृति पर निर्भर करता है। जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कुछ और हो रहा है, सिस्टम बदल रहे हैं, तो बरसात तो किसी बस की है नहीं, ये तो सब ईश्वर के ऊपर देने हैं। लेकिन फिर भी नहर वगैरह जो आ रही हैं, कैनाल्स वगैरह आ रही हैं, गंगा नहर जो आज से, गंगा सिंह जी ने कितने साल पहले उन्होंने पूर्व देख करके अपना दूरदर्शिता दिखाई थी कि मेरा जो बीकानेर का इलाका जो है, जो इतना शुष्क पड़ा हुआ है, उसको डेवलप करने के लिए मैं क्या करूँ। उन्होंने सबसे पहले गंगा नहर का विकास किया, जिससे वो एरिया आज भी सुरक्षित है और आज भी वहाँ की खेती, आज भी वहाँ के आदमी जीवित में है, आज भी वो सुखी हैं। तो जिस तरह से वो गंगा नहर आ सकती है, हमारे आसपास में सब आ रही है। कुंभाराम नहर जो आ रही है, लिफ्ट परियोजना आ रही है,